लंदन का सेकंड बिगेस्ट हाउस, जी हाँ, बकिंगम पैलेस के बाद जो दूसरा आता है वो किसी लंदन बेस्ड बिजनेसमैन का नहीं है, वो एक रशियन फर्टिलाइजर टाइकून का है। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं कि हर साल लंदन में 1.5 बिलियन, जी हाँ मिलियन नहीं बिलियन डॉलर से भी ज्यादा करप्टेड मनी मिलता है। एंड इन सबको ट्रेस बैक किया जाता है तो कहीं ना कहीं रशिया का नाम आता है। इतना ही नहीं, रशिया के नाम पे ये बिल भी फाड़ा जाता है कि जो चेल्सी का जो मालिक है वो खुद एक रशियन है एंड वो करप्टेड है। आप लोगों को बता दो कि हर साल का अगर टोटल निकाला जाता है, ये तो 1.5 बिलियन डॉलर पकड़ा जाता है, लेकिन 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा मनी लॉन्डर होता है लंदन में एवरी ईयर। मैं इसमें सिर्फ रशिया को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज, 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। रशिया की जब बात ही कर रहा हूं तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इनकम की डिस्पैरिटी उधर कितनी ज्यादा है। आप लोगों को जान के शॉकिंग लगेगा कि वहां पर केवल 500 लोग, जी हाँ 500 टॉप लोग उस देश की 99.8% लोगों का वेल्थ वो ओन करते हैं। मतलब 99.8% पीपल से ज्यादा वेल्थ इन 500 लोगों के पास वहां पर है। और इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा वेल्थ इन्होंने रशिया में स्टैक इन करके नहीं रखा है, इन्होंने बाहर करके रखा है। दिमित्री नाम का एक बंदा है, रशियन है, वो एक गैस प्रॉम करके एक गैस कंपनी सेटअप करता है और उसके थ्रू वो इनक्रेडिबली रिच हो जाता है। आप लोगों को बता दूं कि इन पे एलिगेशन लगते हैं कि ये लोग गैस प्राइसेस को ग्लोबल लेवल पे मैनिपुलेट करते हैं। ये सारी चीजें शायद छुपी रहती अगर रशिया यूक्रेन का वॉर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें बाहर आने लग गई थी। वेल, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रशिया के वो कौन से बिजनेसमैन हैं जो पूरे रशिया को चलाते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। जी हाँ, इनके नक्शे कदमों पे और जितना पैसा ये लोग कमाते हैं आप और मैं सोच भी नहीं सकते। एक बार एक इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्टर करने की कोशिश कर रहा था कि बॉस लंदन में जो बड़े बड़े घर है वो किनके हैं। तो पता लगा लंदन के बहुत बड़े बड़े घर जो एम्प्टी पड़े हुए हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर के हैं, 60 मिलियन डॉलर, 80 मिलियन डॉलर, वो लंदन बेस्ड बिजनेसमैन के हैं ही नहीं, वो रशियन लोगों के हैं। जी हाँ, और जब यहां पर जाके चेकआउट करा तो उसने बंदे ने देखा गूगल पे कि भैया ये एड्रेस पे जाके मैं देखता हूं कि भैया किसका घर मिलता है। तो जब वो गया उसने देखा कि यार एक रशियन बिलियनर का एड्रेस लिया, वहां पर जाके देख रहा है तो एक छोटा सा घर दिख रहा है। वो हैरान है, मतलब बहुत बड़ी मल्टी है, वहां पर एक छोटा सा नीचे घर दिख रहा है, वो बड़ा हैरान है। उसके बाद वो दिमाग लगाता है, वो क्या करता है, वो ठीक उसके 180 डिग्री घूम के जाता है और जस्ट 180 डिग्री पीछे घूम के जाता है तो उसको दिखता है बड़ा आलीशान बंगला। माना जाता है उसका कॉस्ट था 60 मिलियन डॉलर्स और ये जो पीछे का एड्रेस दिया गया है ये केवल उसका आउटलेट है। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए वो छोटा घर है, पीछे कौन रहता है किसी को नहीं पता, पीछे यही बंदा रहता है। इसने पूरा बड़ा सा बंगला बना के रखा हुआ है और यहां से इसने एग्जिट निकाला है, इतने ज्यादा रिच है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कैसे इतने आगे निकल गए, रशिया में इतना ज्यादा पैसा कैसे आया। ऊपर से सुनने में आया है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी ब्राइब करने की कोशिश करी गई थी, स्पेसिफिकली टाइटेनियम मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के पास। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, कोड क्रैक करने की कोशिश करेंगे, हु आर द पीपल हु आर रूलिंग रशिया। तो यूएसएसआर में कम्युनिस्ट रूल बहुत तगड़े तरीके से चल रहा था और इसी बीच में पूरे रशिया को एक चेंज की जरूरत थी। कम्युनिस्ट मतलब एक राजा अपना पूरा सबको गुलाम बना के चला रहे, गुलामी टाइप के ये सारा चल रहा है, जैसे हम कोरिया से खबर सुनते हैं उसी तरीके से। इसी बीच 1991 में येल्त्सिन नाम का एक बंदा प्रेसिडेंट बनता है और ये वो बंदा ये पूरी तरीके से बदलने वाला है ये सारी चीज। ये द्वार खोलने वाला है बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, ये द्वार खोलने वाला है कैपिटलिज्म के लिए, लेकिन साथ में ये द्वार खोलने वाला है रशिया के इतिहास में सबसे बड़े करप्शन और इनकॉम्पिटेंस का। लेकिन ये अकेला नहीं खोलता है, इसको खोलने के लिए एक चाबी रहती है और उस चाबी का नाम रहता है बोरिस बर्जोवस्की। अजीब अजीब नाम रहता है लेकिन हम बोरिस बुलाएंगे इस बंदे को। बोरिस हमारी कहानी का वो पात्र है जो बिलियनर है, जो पूरी तरीके से रशिया को एक समय पे कंट्रोल करने की वर्ज में था, पॉलिटिकली कनेक्टेड था। लेकिन ये बंदा है कौन? तो ये पैदा होता है एक नॉर्मल सी ज्यूइश फैमिली में। कम्युनिस्ट रशिया को इसने देखा रहता है और उसको एक चीज पता रहती है कि अगर इस तरह के रशिया से निकलना है तो केवल और केवल एक ही तरीका है, अपने आप को अच्छे से एजुकेट करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। तो वो किसी तरह किताबों में डूबा रहता है, माइंड काफी शार्प रहता है, काफी एनालिटिकल रहता है, काफी इंटेलिजेंट रहता है, मैथमेटिकली साउंड रहता है और इसलिए वो अपनी मैथ्स लगा के इनिशियली अपना पैसा बनाना शुरू करता है। जैसे एक केस के तौर पे इसने देखा था कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिली हुई है कम्युनिस्ट यूएसएसआर के टाइम पे, तो लोग लोन लेते थे और कोई 6 महीने बाद लौटा रहा है, साल
भर बाद, 2 साल, कोई तो 5-5, 10-10 साल तक नहीं लौटा रहे। तो इसने ये पहला गैप देख के पहले बहुत सारा लोन लेके कार्स खरीदनी शुरू करी। अब इंटरेस्टिंगली ये जब कार लेता था तो $10,000 की लेता था। उसके बाद इसने चीज़ नोटिस कर ली थी कि भैया जो रशियन करेंसी है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डामाडोल, ये हमेशा डेप्रिशिएट हो रही है, इसके करेंसी का वैल्यू घटते जा रहा है। तो क्या हो जाता था कि भाई इसके पास $10,000 का जो चीज़ था वो डी वैल्यू होके इसके पास उसी दाम पे इक्वल टू 2 कार्स हो जाता था, बिकॉज वैल्यू घट घट के $5,000 की हो गई। तो इसी लूप होल को वो बार बार एक्सप्लॉइट करता था कि भाई जब करेंसीज का फ्लक्चुएशन होता था तो सस्ते में गाड़ियां खरीदता था, महंगे में बेचता था, और ये सब कर करके ये अच्छा खासा मिलियनर स्टेटस ले चुका था। फिर 1994 में कुछ चीज़ होती है। 1994 में यही बंदा जब आराम से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, सब कुछ सोच रहा है, वो जाके अपने मर्सिडीज बेंज में जाके बैठता है और सोचता रहता है कि यार मैंने जीवन में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज लूज कर दी यार, क्या है कैसा है, ये बस सोचता ही रहता है। और अपने ड्राइवर को बस बोलने वाला रहता है कि बॉस बस गाड़ी अब चलाओ, मतलब ये गाड़ी की दरवाज़ा अब खोल के घुसने वाला रहता है। उसके बाद ड्राइवर को बोलता है अब गाड़ी चलाओ। खोलते ही खोलने के टाइम पे अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के कारण गाड़ी उड़ जाती है। ये जैसे तैसे रेंगते आगे चल रहा है और जोर से बुलाता है ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर। ड्राइवर कहाँ से सुन सकता है भाई, ये जो ब्लास्ट हुआ उसका ड्राइवर की मुंडी उड़ गई है, मतलब ड्राइवर ही नहीं बचा है, मुंडी अलग से गले से कट चुकी है। और ये हुआ था अटैक बोरिस पे। और ये पहली बार अटैक नहीं है, बोरिस पे इस तरह के काफ़ी बार अटैक्स हो चुके हैं। और इसी के चक्कर में बोरिस को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि बॉस अगर अब मुझे मिलियनर होने के बावजूद अगर इस कंट्री में टिके रहना है ना, तो मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला इन्फ्लुएंस और दूसरा पॉलिटिकल सपोर्ट। और यहीं से कहानी शुरू होती है कि किस प्रकार से रशिया में पॉलिटिकल सपोर्ट जब कैपिटलिस्ट लोगों को मिला तो वहाँ पर की पूरी काया बदल गई। इन लोगों ने पॉलिसीज तक को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वो समय था जब मोस्ट ऑफ रशिया पूरी तरीके से पॉवर्टी में था और केवल गिनती के कुछ लोग, मैं कहूंगा मतलब 10-15 लोग ही ऐसे थे जिनके पास डिसेंट पैसा था। बाकी पूरा रशिया या तो मिडिल स्टेटस पे था या तो गरीब था। और यहीं पर बोरिस बिठाता है 7 बैंकर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग। ये 7 वो बड़े बैंकर्स होते हैं जो वन ऑफ द फ्यूएस्ट रेयरेस्ट रिच पीपल होते हैं मिलियनर स्टेटस वाले रशिया के। और वो ये कहता है कि बॉस कुछ तो बदलना पड़ेगा हमको यहाँ पे, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर हमको यहाँ पे टिकना है और कंट्रोल करना है तो लेट्स डू समथिंग अबाउट आवर इकोनॉमी। तो सारे बैंकर्स इससे पूछते भैया ये कैसे होगा, तो ये बोलता है कि देखो एक तरीका है, अगर पॉलिटिक्स हमारे साइड में आ गया तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। वो कहता है कि देखो आने वाला नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन में हमें पूरी तरीके से पैसा डालना चाहिए ताकि हम अपने पसंदीदा कैंडिडेट को इलेक्ट कराएं। ये बोलेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, बोले इससे ये होगा कि वो हमारे कर्जे तले दबा रहेगा। इन द सेंस हम एक बार ये बंदा इलेक्ट हो जाएगा तो हम गवर्नमेंट की सारी जो मैक्सिमम हमको जो चीज़ें पास करवानी हम वो आराम से बैठे बैठे करवाएंगे। सारे बैंकर्स बोलते हैं यार ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। और इनने बाकायदा ऐसे काम करवाए हैं। इलेक्शन जीतने के बाद तेल के जो खदानें थी, फॉर एग्जाम्पल एक था $130 मिलियन के खदान, $130 मिलियन पे इनने खरीदी, बट उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन थी $13 बिलियन। क्यों गवर्नमेंट को देनी पड़ी? बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन्हीं लोगों का मोहरा था। लाइकवाइज बोरिस ने पूरी तरीके से कैंपेन किया, पूरी तरीके से जी जान लगा दिया कि भैया किसी भी तरीके से हमको जिताना है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने खुद का एक टीवी चैनल खरीद लिया, उस पर प्रोपोगेंडा रन करने लग गए कि भाई जिताना है तो भाई हमारे इसी बंदे को जिताना है क्योंकि यही बंदा सबसे बढ़िया है। और इसी के चक्कर में फाइनली जब इलेक्शंस हुए बिल्कुल नैरो वोट से ये बंदा फाइनली इनका जीत जाता है। तो अब प्रेसिडेंट इन्हीं के हिसाब से बन गया है। अब बोरिस और इसके ये जो 7 बैंकर्स होते हैं ये पूरी तरीके से रशिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, रशियन गवर्नमेंट को। ऑयल की खदानें लेने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सैंक्शन करवाने लग जाते हैं और इनकम डिस्पैरिटी बढ़ते ही जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि बोरिस पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना चुका है। और वहीं पर एक यॉट में जब वो घूमने जाता है तब इसकी एक जन से मुलाकात होती है जिसका नाम रहता है रोमन। रोमन कहता है कि भाई मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता हूँ, किस तरह से हेल्प कर सकते हो। बोरिस सोचता है कि इसका प्लान क्या है पहले ये पता किया जाए। तो रोमन कहता है कि बॉस मेरा सिंपल सा एक प्लान है कि मैं दुनिया की
सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑयल कंपनी बनाओ जिसमें रिफाइनरी भी हो और ऑयल प्रोडक्शन भी हो। अभी तो फिलहाल मैं बच्चों के टॉयज बेचता हूँ, वो करके मैंने काफ़ी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके। लेकिन अब मेरे को बड़ा खेलना है, मेरे को पता ऑयल इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, तो मेरे को यहाँ पे घुसना है। बोरिस सोचता है और उसको एक चीज़ समझ में आती है कि बॉस, ऑयल की बात करी जाए तो रशिया में तो बहुत सारे इसकी खदानें हैं। अगर मैं किसी तरह से गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करके इस बंदे को यह दिला दूँ तो बदले में मैं लाइफ लॉन्ग के लिए अपना एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई साहब, अगर मैं तुमको पूरी डील करवा के दे देता हूँ जिसके बाद तुम लार्जेस्ट ऑयल कंपनी एंड ऑयल रिफाइनरी कंपनी ऑफ द वर्ल्ड अगर बना लेते हो तो तुम तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाओगे। करेक्ट? बोले हाँ। तुम बदले में हर महीने मेरे को कैश में कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स दोगे। कुछ उनने एक सेट कर लिया। तो रोमन सोचता है, उसने अपना आंकड़ा लगाया कि भाई इतने बिलियन डॉलर्स तो मैं कमाऊंगा, तो ये मिलियन देने में क्या जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि बोरिस खुद भी तो कर सकता था ये वाला धंधा, ये खुद क्यों नहीं कर रहा। बट आप खुद सोचो ना, कोई बंदा आपके लिए काम करे, आप उसको बस एक डील करवा के दे दो, आपके लिए जिंदगी भर काम करेगा और बैठे बैठे बिना काम किए अगर आपको कैश आ रहा होगा तो क्या बुरा हो सकता है। एंड दैट इज वेयर बोरिस का काम शुरू हो गया। बोरिस ने लॉबिंग करी किसी तरीके से, बिकॉज प्रेसिडेंट इनने अपने हिसाब से इलेक्ट करवाया था और चलनी ये 7 बैंकर्स और बोरिस की थी, तो इन लोगों ने ये सारी चीज़ें सैंक्शन करवा दी, जिसके चक्कर में भाई साहब हमारे ये बंदा आराम से आगे चलने लग गया। आप लोगों को बता दो कि $100 मिलियन कुछ सूट केसेस में भर के, कुछ मल्टीपल सूट केसेस में $100 मिलियन कैश भर के इसी समय पे ये जो हमारा रोमन था उसने बोरिस को दे दिया। तो रोमन का काम हो गया। नाउ ही इज ऑल सेट टू मेक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, और यही इसी की कंपनी थी जो $130 मिलियन में इसको मिल गई, जिसकी एक्चुअल कैलकुलेशन 13 या 14 बिलियन डॉलर होनी चाहिए। तो भैया ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये सारा काम तो बढ़िया चल रहा है, बोरिस का भी बढ़िया चल रहा है, बोरिस अपना एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहा है, बड़े बड़े यॉट खरीद रहा है, बड़े बड़े घर खरीद रहा है, लंदन में खतरनाक वाला इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ्रांस में अलग इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत मतलब आलिशान लाइफ जो बोलते हैं ना, बिल्कुल उड़ा रहा है। जैसे तेलगी जाके एक दिन में 92 लाख उड़ा दिया था, उस हिसाब से तेलगी का भी वीडियो अपने चैनल पर जाके चेकआउट कीजिएगा। तो इस तरह से ये बंदा अपना बिंदास पूरा जी रहा है, जीवन के मजे ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर एक टेंशन बोरिस को होने लग गई, क्योंकि इलेक्शन का समय फिर से आ गया और इस बार काफी ज्यादा अनरेस्ट था पब्लिक के बीच में जो बोरिस देख रहा था। बिकॉज इन्होंने 3-4 साल बहुत एक्सप्लॉइट तो कर लिया, बट कहीं ना कहीं इनके मन में डर आने लग गया कि भाई अगर हम इलेक्शन में नहीं जीते तो हमारी तो वाट लगनी है। इस बार बोरिस और इसके जो 7 बैंकर्स होते हैं वो लोग फिर एक मीटिंग करते हैं और इस बार बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, हम ना किसी और को इस बार इलेक्ट करते हैं, बिकॉज सामने वाले प्रेसिडेंट की ना इमेज बड़ी नेगेटिव है। बोले बिल्कुल सही है। तो बोले किसको करें? तो इन लोगों ने नाम सजेस्ट किया व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, फॉर्मर KGB मैन व्लादिमीर पुतिन को, पुतिन भाई साहब को इन लोगों ने सिलेक्ट करने की कोशिश करी। वापस बहुत सारा पैसा डाला, कैंपेनिंग करी, काफ़ी सारी चीज़ें करी और पुतिन को जिताया। लेकिन पुतिन जैसे ही पावर में आया, पुतिन ने एक चीज़ कह दी कि बॉस बहुत ज़्यादा ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तुमने बना दी है, रशिया का नाम तुम काफ़ी डुबा रहे हो। सिंपल सी बात है, तुम लोगों को मेरे को पैसा देना पड़ेगा और पब्लिक को मेरे को खुश रखना है। इसी के चक्कर में तुम सीधा सीधा ये बात समझ लो कि पावर मेरे हाथ में है और मैं तुम लोगों को अब कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं करने वाला। तो बॉस इन लोगों का पासा पलट चुका है। पुतिन भाई साहब क्लियर डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैं नहीं सुनने वाला हूँ। और इन लोगों ने ये कह दिया कि भाई प्राइवेट में जाके, फिर बाद में इनको प्राइवेट में जाके इनको ये कह दिया कि देखो भैया, अपना तुमने जितना वेल्थ बना लिया वो तुम रखो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब पॉलिटिक्स से दूर रहो। पॉलिटिक्स मेरा एरिया है, मैं खेलूंगा, किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करना है, कितना क्या करना है, किधर वॉर करना है, किधर नहीं करना, वो सब मैं करूंगा। तो बोरिस भाई साहब की ईगो पे आ गई कि भैया आतामाजी सटक ली, साला ये ऐसे कैसे कर सकता है, दिखा दी औकात। वो औकात दिखा दी, आजकल चल रहा है ना रील्स पे बहुत, तो औकात दिखा दी तुमने। तो बोरिस को लगा कि भाई हमको तो मिल गया है धोखा। बाकी सारे लोग किसी तरह से मैनेज कर लिए क्योंकि उनको पता था पुतिन भाई ये सुनने नहीं वाला किसी का, लेकिन बोरिस नहीं मानना था। तो बोरिस जिस टीवी चैनल को ओन करके पहले कैंपेन करता था वहीं पे डिफेम करने लग गया पुतिन को कि भैया पुतिन बहुत बेकार इंसान है, इसको कोई वोट ही नहीं करना चाहिए था, बहुत बेकार काम करता है, बिजनेस प्रैक्टिसेस गलत करता है। पुतिन भाई चलो शांत रहे। फिर उसके बाद ये टीवी पे नेगेटिव प्रचार करता है, पुतिन भाई फिर शांत रहे। लेकिन अब हर जगह ये बुराई करने लग गया। अब पुतिन भाई से सहा नहीं गया। तो 2002 में पुतिन भाई साहब ने क्या किया, सीधे इन्वेस्टिगेशन चालू करवा दी। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लग गया इन पे, इलीगल बिजनेसेस प्रैक्टिसिंग के ऊपर इल्जाम लग गया, रशिया में रहना मुश्किल। भाग के भैया बंदा पहुंच गया लंदन
पता नहीं हर बंदा भागने के बाद लंदन क्यों जाता। हमने किंगफिशर वाला भी जो वीडियो बनाया था, अभिषेक, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अभिषेक कर किंगफिशर स्टडी, तो वहाँ पर भी हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी कि किस प्रकार से हर बंदा लंदन ही चले जाता है। ये बंदा भी लंदन चले जाता है और वहाँ से भी ये बंदे से रहा नहीं जाता। ये किसी तरीके से कोशिश करता है कि मैं पुतिन को परेशान करता रहूँ। लेकिन इसकी प्रॉब्लम अब और बढ़ने वाली थी, क्योंकि रोमन ने जब ये चीज़ देखी बाहर से, जो कि दूसरे यूक्रेन तरफ से देख रहा था ये सारी चीज़ें जिस दिन, तो रोमन को लगा कि यार अब तो इस बंदे के पास इतना पावर ही है नहीं। पहले मैं इसके साथ इसलिए बना के रखता था और हर महीने मैं कैश इसलिए देता था क्योंकि इससे पहला तो मेरा डील करवाया। दूसरी चीज़ ये है कि ये पॉलिटिशियंस के क्लोज था तो मेरा काम बनता रहता। लेकिन अब तो ये पॉलिटिशियंस के भी पास में नहीं है, कल को पुतिन मेरे अगेंस्ट हो गया तो रोमन भाई ने कैश देना ही बंद कर दिया। तो बोरिस का दिमाग और ख़राब, क्योंकि भैया खर्चे तो इनने बहुत बढ़ा लिए अपनी सिक्योरिटी सिस्टम में, क्योंकि 1994 में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी में खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ हो गई थी इनकी, काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए थे कि भैया ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद इन्होंने रशिया के इतिहास में, इनफैक्ट वर्ल्ड के इतिहास में, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविल सूट्स लगा दिया रोमन के अगेंस्ट में कि भाई मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। पहले 50-50 शेयरिंग होने वाली थी, ऑयल से जो भी पैसा आने वाला था इसने नहीं किया, तो ये बहुत गलत है। 9 मंथ तक ये केस चलता रहा, लेकिन एट द एंड रोमन जीत गया। बिकॉज बोरिस और रोमन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था पैसे का लेन देन और ये सब, ये लिखित में नहीं हुआ था। देखो कैश वाली चीज़ें लिखित में कहाँ होती है, तो लिखित में हुआ नहीं था। तो बोरिस भाई साहब पुतिन से हार चुके थे, पॉलिटिक्स से हार चुके थे, लंदन बाहर के हार चुके थे। बाकी 7 बैंकर्स भी परेशान जो पहले कंट्रोल कर रहे थे पूरे रशिया को, कि भाई ये पुतिन तो बड़ा खतरनाक इंसान निकला यार, ये तो किसी की मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ से प्रॉब्लम बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी चालू होने लग गया कि यार हमको तो अब पुतिन से बना के रखनी पड़ेगी। पहले हम पॉलिटिशियंस को चलाते थे, लेकिन अब पॉलिटिशियंस हमको चला रहे हैं। तो धीरे धीरे बोरिस भाई साहब, जो एक समय पर रिचेस्ट इन रशिया थे, तो मोस्ट पावरफुल इन पॉलिटिक्स थे, धीरे धीरे करके अपने अपार्टमेंट तक का पैसा नहीं दे पा रहे थे। और फिर एक दिन एट द एज ऑफ 67 अपने अपार्टमेंट में इनकी डेड बॉडी निकली। इनने शूट कर दिया था खुद को, सुसाइड। वेल, कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि हो सकता है जिस प्रकार से इनके दुश्मन बढ़ रहे थे, यू नेवर नो, इनको मरवाया गया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बोरिस भाई साहब लंदन क्यों गए थे? बोरिस भाई साहब अकेले लंदन नहीं गए थे। रशिया के काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिलीज हमेशा लंदन जाती है। इनफैक्ट लंदन में एक जगह है जहाँ पर ये सारे लोग रहते हैं, उसको लंदन ग्रैड कहते हैं। यहाँ पर इलीगल पैसा रशिया से बहुत आना जाना शुरू होता है। लेकिन सवाल ये उठता है क्यों? सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को आप समझिए, इस वर्ड को समझिए, ओलिगार्क्स। ओलिगार्क्स ये लोग होते हैं जो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन या कैपिटलिस्ट होते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस को चलाते हैं अपने नक्शे कदमों पे। क्या आपको लगता है इंडिया में ऐसी चीज़ होती है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इससे मेरे को पता लगेगा कि होते कि नहीं। एंड अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं, अगर 15,000 लाइक्स आते हैं इस वीडियो पे, तो मैं इस तरह के इंटरनेशनल बिजनेसेस पे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ लाते रहूँगा। तो मेक श्योर लाइक्स पे कंजूसी मत कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको लगता है इंडियन पॉलिटिशियंस भी बिजनेसमैन के साथ कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। अगर करते हैं तो कौन से करते हैं, उनका नाम ज़रूर बताइएगा। तो एक्चुअल में लंदन में इसलिए जाते हैं बिकॉज यूके में 1950 में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वर्ल्ड वॉर के होने के बाद। तो ब्रिटिश बैंक ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था कि भाई उससे पहले कि भाई हम ना अब पहले, इससे पहले क्या रहता था कि इन लोगों को सीधा खरीदना रहता था US डॉलर्स। तो इन लोगों ने बोरो करना शुरू किया, खरीदना छोड़ के बोरो करना शुरू किया। अपने रेगुलेशंस बहुत लाइट कर दिए बैंकिंग इंडस्ट्री को, और बैंकिंग इंडस्ट्री के जैसे ही रेगुलेशंस लाइट हो गए, तो रेगुलेशंस लाइट होने के कारण पूरे दुनिया भर का पैसा जो ब्लैक मनी होने लग गया वो यहाँ पर आने लग गया। इनफैक्ट 1980 तक तो ये ऐसा हो गया कि ये बहुत प्यारा तरीका हो गया जहाँ पर बहुत सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके वहाँ पे लेके आते थे पैसा। पहला रीजन क्यों लेके आते थे? क्योंकि अगर किसी को 1-2 बिलियन डॉलर, जैसे मान लो आपके पास 2 बिलियन डॉलर अगर आपके अकाउंट में भी है और आपको वहाँ पे रखना है, या लेट्स से अगर मान लो मेरे पास कुछ मल्टीपल करोड़ रुपीस हैं और मेरे को आपको देना है, जो मैं दूंगा नहीं, लेकिन अगर मान लो आपको देना है, तो वो क्या करेंगे कि मैं बोलूंगा कि भैया देख लो ये मेरे 20 करोड़ रुपए हैं, ये आप उधर रख लो, बदले में मेरे को फीस देनी पड़ रही है सिर्फ 20 या 30 लाख रुपए। विन विन सॉल्व है। आई मीन अगर 20 करोड़ के लिए मेरे को 20-30 लाख रुपए देना पड़ रहा है और मेरा ब्लैक का वाइट हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो इस हिसाब से काफी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज आने लग गई। वेल्थ मैनेजमेंट, वहां पर काफी वेल्थ मैनेजर्स काफी सारे लोग आने लग गए। इनफैक्ट यूके का सबसे बढ़िया चीज था कि आप 24 घंटे के अंदर आप अपनी बिजनेस वहां पर रजिस्टर कर सकते हो विदाउट हैविंग अ पासपोर्ट, विदाउट इवन शोइंग योर फेस।
आप आराम से बिंदास वहां पे रजिस्टर कर सकते हो और ये बहुत बड़ा फायदा होने लग गया था। लिमिटेड पार्टनरशिप स्कॉटलैंड में तो आप जब सेट करने जाते हो तो वहां पर रिकॉर्ड बताने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, ईज ऑफ डूइंग एंड सेटिंग अप अ बिजनेस इज सो इजी। 24 घंटे के अंदर लोग सेट कर रहे हैं और इसी चक्कर में पहला ब्लैक मनी को लाने का पैसा कम लग रहा है, दूसरा रेगुलेशंस बहुत कम है बैंकिंग का, तीसरा इसलिए, और प्लस इनका ना सिस्टम बहुत बड़ा होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई रशियन माफिया का बंदा है या फिर रशियन पॉलिटिशियन है, उसको पैसा अगर उधर डालना है तो वो पहले एक शेल कंपनी बनाता है, शेल कंपनी किसी और के नाम पे होती है, वहां पर वो अपना पैसा ट्रांसफर करता है, वो शेल कंपनी कहीं और पे स्टेक लेती है, वो कंपनी जो स्टेक लेती है वो एक और कंपनी में पैसा डालती है, वो कंपनी फिर एक प्रॉपर्टी में पैसा डालती है। एंड बिकॉज प्रॉपर्टी खरीदना इलीगल नहीं होता है तो कोई ट्रेस ही नहीं कर पाता है कि भैया इतने ज्यादा कॉबवेब्स बने हुए हैं, 200 जगह से पैसा जा रहा है। इसी चक्कर में सबसे ज्यादा पैसा हमारे रशिया का लंदन में इस तरह से लगने लग गया। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज में लगता है बिकॉज ऑफशोर अकाउंट जो बैंक अकाउंट होता है वहां से इजीली वो शेल कंपनी लेके, शेल कंपनी से फिर ट्रस्ट लेके, ट्रस्ट से लेके एक दूसरी कंपनी में लेके पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देते क्या, ताकि कोई ना कोई ट्रेस ही ना कर पाए। और इस हिसाब से एट प्रेजेंट 42 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा खाली घर पड़े हैं जो कि रशियंस के हैं इन लंदन। ये सारे रशियन बिलियनर्स का। लेकिन रशियंस वालों के लिए तो अब प्रॉब्लम, रशियन बिलियनर्स के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ चुकी है। आप बोलोगे कैसे? बिकॉज 1992 से लेकर 1994 में जब ये पॉलिसीज में फेरबदल कर रहे थे बड़े लोग, तो उस समय पे 15,000 से ज्यादा कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया रशिया में। गवर्नमेंट कंपनीज थी, प्राइवेटाइज कर दिया गया इतना ज्यादा। 1995 में जब गवर्नमेंट को कैश चाहिए था तो यही ओलिगार्क्स थे जिन्होंने लोन दिया था, और उन लोगों ने कहा था, ओलिगार्क्स मतलब यही लोग जो गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करते, बिजनेसमैन, और इन लोगों ने एक सिंपल सी डील साइन करी थी कि भैया अगर लोन तुम लोगों ने चुका दिया तो फिर तो ठीक है भारी इंटरेस्ट रेट पे, अगर नहीं चुका पाए तो तुम्हारे एसेट्स ऑक्शन होंगे गवर्नमेंट के। और यही सेम चीज हो गई, लोन तो दे दिया इन बड़े बिजनेसमैन वालों ने, उनको भी पता था गवर्नमेंट कर नहीं पाएगी, तो इसी चक्कर में इन लोगों ने ऑक्शन शुरू कर दिया। लेकिन पुतिन भाई साहब ने सबके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जो रशिया का हाल फिलहाल का लास्ट रिचेस्ट इंसान था मिखाइल नाम का, उसको टैक्स क्राइम के नाम पे इम्प्रिजनमेंट दे दिया बिकॉज मिखाइल पुतिन के इशारों पे नहीं चल रहा था। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो इसी के बाद इगोर सैचिन नाम के एक बंदे को, जो कि फॉर्मर केजीबी ऑफिसर था, उसको भी पुतिन ने अपने साथ रख लिया। इतना ही नहीं, रशिया का अगर मैं बात करूं तो रशिया के फोर्ब्स लिस्ट में 1996 तक कोई भी बिलियनर नहीं था। 2014 तक 100 बिलियनर था, लेकिन अब वो बिलियनर्स की रेट वापस कम हो गई है। रीजन ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद जब से सैंक्शंस लगने शुरू हुए हैं तो कहीं ना कहीं सारे रशियन बिलियनर्स जो पहले ओलिगार्क्स थे, जो गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं, अब उनको ये डर लगने लग गया कि भाई बाहर अगर पैसे रखने नहीं देंगे, अब लंदन भी मना कर रहा है धीरे धीरे करके, बाकी देश अगर मना कर रहे हैं तो हमको सारे एसेट्स तो हमारे ही देश में लाने पड़ेंगे, और हमारे देश में ही अगर हम सारा एसेट्स लेके आएंगे और पुतिन के इशारों पे नहीं चलेंगे तो दाल कैसे गलेगी। तो गाइस, इसी तरीके से बोरिस नाम का एक बंदा और 7 बैंकर्स पूरी तरीके से रशिया को कंट्रोल करते थे। लेकिन आज के समय पे आपको और हमको सबको पता है कि रशिया को चलाता सिर्फ एक ही बंदा है, पुतिन। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि कौन रशिया को चलाता है, रशिया में कितना ज्यादा भसड़ मची हुई है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।